नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार जेपीएससी क्रैश कोर्स सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में डिस्कशन किए थे और हम देखे थे कि अंतिम मुंडा शासक मदरा मुंडा था। मदरा मुंडा को अपना संतान होते हुए भी उसने फनी मुकुट राय को गोद लिया। यही फनी मुकुट राय 64 ईस्वी में सर्वसम्मति से राजा घोषित हुआ। यहीं से नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत होता है। कहा जाता है कि भारत का सबसे लंबा शासन व्यवस्था में से एक नागवंशी शासन व्यवस्था है। यह 64 ईस्वी से लेकर स्वतंत्रता के पूर्व तक किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है। नागवंशी शासकों ने मुंडा शासन व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन करते हुए इसे अधिक विस्तारित करने का प्रयास किया। जैसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था जो 4 स्तरीय था वो नागवंशी शासन व्यवस्था में 3 स्तरीय हो गया। इसके शासन काल में पूर्व की जो भू व्यवस्था थी, कर व्यवस्था थी तथा शासन व्यवस्था थी, वैसे ही वो संचालन होता रहा। जैसे मुंडा शासन व्यवस्था में पट्टी का हेड मानकी और परहा का हेड परहा राजा होता था। नागवंशी शासन व्यवस्था में पट्टी को हटा दिया गया। अब सीधे हाथू के बाद परहा और उसके बाद राज हो गया। परहा का हेड परहा राजा न कहकर मानकी कहा जाने लगा। अब जो नया 3 स्तरीय शासन व्यवस्था था वो इस प्रकार हो गया। हाथू का हेड मुंडा, परहा का हेड मानकी और राज का हेड राजा। 64 ईस्वी से लेकर 1585 ईस्वी तक कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुए। जैसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था में सहकारी व्यवस्था का प्रावधान था, वैसे ही नागवंशी शासन व्यवस्था में भी सहकारी व्यवस्था ही रहा। इतने लंबे समय के बाद मुगलों के आक्रमण के कारण नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन आए। जैसे 1585 में छोटानागपुर का राजा मधुकरण शाह थे, जिन्हें अकबर का जनरल शहबाज खान ने पराजित कर दिया। उसके बाद मुगलों द्वारा नागवंशी राजाओं से नजराना लिया जाने लगा। नजराना या पेशकश एक तरीका का अनियमित कर था। यह तभी नागवंशी राजाओं द्वारा दिया जाता था जब मुगलों द्वारा इसका डिमांड किया जाता था। यही नजराना बाद में नियमित व्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ और इसे मालगुजारी के नाम से जाना जाने लगा। चूंकि इस शासन व्यवस्था में आम रैयतों से कर वसूली नहीं की जाती थी, इसलिए राजा पर धन व्यय का बोझ बढ़ गया। 1616 ईस्वी में दुर्जन साल उस समय राजा हुआ करता था, जहांगीर के काल में मालगुजारी देने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कैद कर ग्वालियर के जेल में 12 साल के लिए बंद कर दिया गया। जब दुर्जन साल 6000 रुपये वार्षिक कर देने के लिए तैयार हुआ, तब जाकर उससे 1627 ईस्वी में छोड़ा गया। ये 6000 वार्षिक कर आगे चलकर 1,61,000 तक बढ़ गया था। चूंकि आम रैयतों से कर वसूली नहीं जाती थी, इसलिए संपूर्ण राज्य के कर का भार नागवंशी शासन पर पड़ने लगा। इस भार को कम करने हेतु नागवंशी राजाओं ने आम जनता से कर, जो कि मालगुजारी के नाम से जाना जाता था, वसूलना प्रारंभ कर दिया तथा इसे वसूलने की जिम्मेदारी परहा के प्रमुख मानकी को दे दिया गया। इन मानकियों को नागवंशी शासन में भूइयर कहा जाने लगा। चूंकि भूइयर राजा द्वारा जागीरदार के रूप में नियुक्त किए गए थे, धीरे धीरे ये मालगुजारी का व्यवस्था जागीरदारी व्यवस्था में बदल गया। इसमें अलग अलग नए कर भी जोड़ गए, जैसे पंचाबही है, हकीमी है। अब अंग्रेजों के आगमन के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था में जो बदलाव आते हैं उसको हम देख लेते हैं। 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है, जिसके परिणाम स्वरूप 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इस संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद नागवंशी शासक पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गए। 1765 से 1773 तक कर वसूली ठीक ठाक नहीं होने के चलते कंपनी ने
एस.जी. व्हिटली को छोटानागपुर का पहला कलेक्टर के रूप में 1773 में नियुक्ति करता है। इसके बावजूद कर वसूली में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं देखे गए। परिणाम स्वरूप 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था लागू कर दिया गया। अब जागीरदारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था में बदल जाता है। सभी नागवंशी राजाओं को जमींदार का दर्जा दे दिया जाता है और इस प्रकार नागवंशी शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर नवीन प्रकार की अंग्रेजी व्यवस्था स्थापित हो जाती है। धन्यवाद।